गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 117 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, एप्लीकेशन बॉटनी का लास्ट पोर्शन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपने डिस्कस किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वहां से आपने बायोगैस मिक्सचर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स in production of biogas. In production of biogas, ठीक है। तो देखिए, जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, इनकी भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या था जो सीवेज ट्रीटमेंट था। सबसे पहले तो सीवेज आप जानते हैं अपशिष्ट है, जिसका मैक्सिमम कंटेंट, जिसका मेजर पार्ट आपने कहा था मानव अपशिष्ट है। इसको आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके गए, एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या अपशिष्ट जो उपचार संयंत्र है, वहां से जैसे ही प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं या प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो उसके बाद देखिए अल्टीमेटली यहां क्या हुआ। आपके पास जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कंटेंट बचा, उसको आपने अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ये आपने पढ़ा है, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में आपने उसको ट्रांसफर किया। तो जो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स थे, अनएरोबिक जो स्लज डाइजेस्टर्स यहां थे, इन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या होता है, मैथेनोजेंस या मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक मैथेनोजेंस और अनएरोबिक मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया, आप कहेंगे अवायवीय जीवाणु, अवायवीय मैथेनो जीवाणु, यहां आप कहेंगे बहुलता में वृद्धि करते हैं। ये अनएरोबिक मैथेनोजेंस यहां जो ग्रो करते हैं, वो बच्चों क्या करेंगे, वो पहले से स्लज में उपस्थित, स्लज जो है इसमें उपस्थित बैक्टीरिया और आप कहेंगे फंजाई को डिग्रेड कर देंगे, डिग्रेडेशन। ठीक है, उसका क्षरण आप कह सकते हैं, या उसका फाइनली डाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जब ये अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये डाइजेशन कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई का और ऑर्गेनिक मैटर का, मतलब कंप्लीट डाइजेशन एग्जैक्टली जब हो रहा है, तब वहां आप ये कहिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज जो है बच्चों, वो तैयार होता है। और ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेज यहां तैयार होगा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज मेथेन, CH4, इसके अलावा आप कह सकते हैं CO2, और इसके अलावा आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, बेसिकली इनका होगा, जिसमें मेन जो है वो गैस कौन सा है, मेथेन या CH4। ठीक है, तो एक तरीके से यहीं से थीम जो है वो मिली कि जो बायोगैस प्रोडक्शन है, वो बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है या माइक्रोब्स का रोल है। ठीक है, इसको पूरे आप कह सकते हैं मेथड के थ्रू, पूरी एक प्रॉपर मेथड या विधि के थ्रू, पूरी एक टेक्निक के थ्रू प्रोडक्शन में लाया जाता है बायोगैस को, बायोगैस निर्मित की जाती है। तो इससे पहले आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ये डिटेल पढ़ ली है। ठीक है, अब ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ये जो इफ्लुएंट होता है, एक लास्ट लाइन इसकी भी आप लिख लें, जो सेकेंडरी इफ्लुएंट्स, जो द्वितीयक उपचार के बाद स्राव, बहिस्राव, या फिर आप कह सकते हैं जो बचा हुआ मैटर होता है, इसको वाटर सोर्सेज में जाने दिया जाता है, और वाटर सोर्सेज में इसको जाने दिया जाता है, जल स्रोतों में इसको मिलने दिया जाता है। तो जल स्रोतों में इसको मिलने दिया गया क्यों, क्योंकि देखिए अब ये लीस्ट पॉल्यूटेंट है। सीवेज का ट्रीटमेंट आप क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये सीवेज जो है, ये सीवेज आप ये कह रहे हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं
जो जलाशय हैं, जो जल स्रोत हैं, उनमें डायरेक्टली मिक्स हो रहा था और इन वाटर बॉडीज को ये पॉल्यूटिंग कंडीशन में ला रहा था, पॉल्यूटेड कर रहा था, प्रदूषित कर रहा था। अब जो सेकेंडरी इफ्लुएंट आपने निकाला यहां से आफ्टर ट्रीटमेंट, पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद, उपचार प्रक्रिया के बाद, ये आप कहेंगे लीस्ट पॉल्यूटेंट या पॉल्यूटिंग। कम से कम आप कहेंगे, कम से कम ये प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला है, लीस्ट पॉल्यूटिंग कंडीशन का ये है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है वो लीस्ट पॉल्यूटिंग कंडीशन का है, वाटर सोर्सेज में इसको मिक्स होने दिया जाता है या जाने दिया जाता है, तो एग्जैक्टली अब पॉल्यूशन की स्टेटस काफी कम हो जाते हैं। और यही देखो इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट का यही ऑब्जेक्टिव था। तो अब हम यहां मेन टॉपिक पे आते हैं, जो यहां हम पढ़ना चाह रहे हैं, बायोगैस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बायोगैस क्या है? आप कहेंगे बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का मिश्रण है। जो मिक्सचर ऑफ गैसेज यहां बताया गया, ये गैसों का मिश्रण जो उसको बताया जा रहा है, इसमें देखिए काम की बात आप ये कहेंगे कंटेन, या इसमें उपस्थित होती है प्रीडोमिनेंटली मुख्यतया CH4 इसमें उपस्थित होती है, मुख्यतया CH4 उपस्थित। ठीक है, मेनली इसमें जो है वो CH4 प्रेजेंट होती है, CH4 इसमें उपस्थित होती है जो बायोगैस है। CH4 के अलावा, जैसा आपने कहा मिक्सचर और गैसेज, इसमें आपने कहा CH4 के अलावा, CH4 के साथ साथ CO2 और H2 का प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली या मुख्यतः या बहुतायत क्या है? CH4। अब बायोगैस का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कहां से ये प्राप्त की जाएगी? तो देखो, इसके लिए आप कहेंगे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, एनिमल एक्सक्रीटा। आप कहेंगे जंतुओं के उत्सर्जी उत्पाद, जंतुओं के उत्सर्जी उत्पाद, और जो जंतुओं के उत्सर्जी उत्पाद हैं आप कहेंगे कैटल्स एक्सक्रीटा। और ये जो कैटल्स एक्सक्रीटा है, जंतुओं के जो उत्सर्जी उत्पाद हैं, ये कैटल्स एक्सक्रीटा एग्जैक्टली बच्चों, जो कैटल्स एक्सक्रीटा है ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें बेसिकली आप कह सकते हैं सेलुलोजिक मैटर या सेलुलोजिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एनिमल्स हैं ये वेजिटेशंस को खाते हैं, सेलुलोजिक कंटेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वनस्पतियों को ये खाते हैं। प्लस सबसे काम की बात, मेथेनोजेंस क्या प्रेजेंट होंगे? मेथेनोजेंस। ठीक है, मेथेनोजेंस यहां प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेलुलोजिक मटेरियल होता ही है। तो ये जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया या मेथेनोजेंस यहां जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो मेथेनोजेंस या मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया या बच्चों जो प्रेजेंट हैं, ये एग्जैक्टली क्या करेंगे? देखो अभी आपने मेथड पढ़ा था कि ये अनएरोबिकली ग्रो करने वाले जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को और इसमें जो प्रेजेंट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और जब ऐसा ये करते हैं तो ये बनाते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये गैसों का मिश्रण बनाते हैं। और उस गैसियस मिक्सचर को या गैसों के मिश्रण को ही आप कह रहे हैं क्या? बायोगैस। अब बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट देखिए स्पेसिफिकली रूरल एरिया में स्टैब्लिश किए गए, क्योंकि जंतुओं के उत्सर्जी उत्पाद जो एनिमल एक्सक्रीटा है, इसको आप कहते हैं डंग, गोबर। ठीक है, ये रूरल एरियाज में या विलेजेस में डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जो जंतु हैं, उनसे बहुत आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ बायोगैस प्लांट जो है, इसकी स्थापना या इनका एस्टेब्लिशमेंट और बायोगैस के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया है वो IARI
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, और आप कह सकते हैं खादी एंड विलेज कमीशन जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन, ये है। तो ये बच्चों इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स जो थे, जो जॉइंट एफर्ट थे इन दोनों के, इनके कंबाइंड एफर्ट्स से स्टैब्लिश हो पाया IARI, और ये आप लिख सकते हैं KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इनके संयुक्त प्रयासों से आप ये कह सकते हैं, इनके संयुक्त प्रयासों से बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट, इनको आप कह सकते हैं स्थापित हो पाए या एस्टेब्लिश हो पाए, ठीक है। तो अब ये जो बायोगैस प्लांट्स हैं, इन बायोगैस प्लांट्स का एग्जैक्टली बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या है, मैं उस पर आ रहा हूं। प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है उस पर आ रहा हूं मैं। तो देखिए प्रोडक्शन की प्रोसीजर को एक डायग्राम के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी ने आपको दिया है प्रोडक्शन कैसे इसका हो सकता है। तो बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसीजर को बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसीजर, आप देखिए तकनीक या टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए देखो बच्चों, एक 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक लिया जाता है। 10 से 15 फीट का आप कहिए एक कंक्रीट टैंक लिया गया। इसमें एक गैस होल्डर या गैस होल्डिंग चैम्बर एक इसमें रखा जाता है, और यहां से गैस के लिए, जैसे गैस जो बन जाती है उसके लिए आप कहेंगे एग्जैक्टली आउटलेट, इसके लिए जो गैस बन जाती है तो उसके लिए एक आउटलेट आप कह सकते हैं यहां से रख लिया जाता है। इससे बायोगैस ऑब्टेन की जाती, ठीक है। तो देखो किया क्या जाएगा, यहां इस लेवल तक आप कह सकते हैं जैसे स्लरी और जो सब्सटेंसेज हैं वो भरे गए इसमें। तो सबसे पहले तो एक ऐसा चैम्बर है आपके पास, आप जिससे एंटर करवा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिससे अल्टीमेटली जो रॉ मटेरियल है यहां से डंग, गोबर प्लस वाटर, ये यहां से एंटर करवाए गए, ठीक है। अब देखो ये जो कंक्रीट टैंक है 10 to 15 फीट कंक्रीट टैंक ठीक है। इस 10 to 15 फीट कंक्रीट टैंक को आप कहते हैं डाइजेस्टर, ठीक है, इसको डाइजेस्टर आप कहते हैं। और ये जो है इसको आप कहते हैं गैस होल्डर।
तो देखो प्रक्रिया पे आओ, आपने कहा डंग और वाटर जो है वो यहां मिलाया गया, ठीक। जो डंग और वाटर यहां मिलाया गया वो इस डाइजेस्टर में आया। ये डाइजेस्टर 10 to 15 फीट कंक्रीट टैंक है। अब इसमें आप कह सकते हैं मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और ये क्या करते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया या डाइजेशन करते हैं। तो फाइनली ये जो गैस होल्डर है इसमें आप कहेंगे CH4 प्लस CO2, इसके अलावा स्पेसिफिकली आप कहेंगे H2 बन जाता है। लेकिन मेन जो गैस है प्रीडोमिनेंटली, आपने पहले पढ़ा है इधर, देखो इधर आपने लिखा है प्रीडोमिनेंटली इसमें क्या बनता है, CH4। ये जो CH4 यहां बनता है इसको कलेक्ट कर लिया गया, ये बायोगैस यहां से ले ली गई, और आप कह सकते हैं इसकी सप्लाई कर दी जाती है, सप्लाई एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में ये प्रयुक्त की जाती है। लेकिन साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां से डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ कंटेंट है वो स्लरी के फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है, उसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको डाइजेस्टर को यहां से हटा रहा हूं मैं, नीचे लिख दूंगा। स्पेंट स्लरी जो काम में लिया जा चुका या बन चुका, उसके बाद आप कहेंगे बच्चों इसमें यहां इकट्ठा इसको कर लिया जाता है, स्लज, ठीक है। ये है डाइजेस्टर। डायग्राम आपके पास है, ए टिपिकल बायोगैस प्लांट, एक प्रारूपिक गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र, जैव गैस संयंत्र। ठीक, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस है बायोगैस प्रोडक्शन का। क्या किया गया, डंग और जो वाटर है, ये डंग आप जानते हैं एनिमल एक्सक्रीटा है, गोबर और पानी यहां मिक्स करके डाल दिया गया। इस डाइजेस्टर में जैसे आया तो जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया थी इसकी एक्टिविटी हुई, ये यहां खूब बनते हैं, और इन्होंने फाइनली जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस किया जिसमें CH4 के साथ साथ CO2 और H2 भी बनता है, और इसको फाइनली कलेक्ट कर लिया गया। फ्यूल के फॉर्म में गैस को यूज किया जा सकता है। यहां जो स्पेंट स्लरी है, देखो मैंने ये लिखा है, मतलब ये जो काम में आ चुका या किया जा चुका, इसको आप कह सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों के रूप में भी बच्चों इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपके पास है बायोगैस प्रोडक्शन की। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम यहां डिस्कस करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स के अलावा मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो देखो इसको हटा देता हूं मैं, इस पोर्शन को, आपने ये नोट कर रखा है पहले से, ठीक है। डायग्राम वो बना लें आप। तो देखो बच्चों अगला टाइटल आप लिखें, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, जैव नियंत्रक कारक। तो सूक्ष्मजीव जो है वो जैव नियंत्रक कारक कैसे हो सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट कैसे हो सकते हैं? तो देखिए बायो कंट्रोल क्या है, प्लांट की जो डिजीज है, बायो कंट्रोल सबसे पहले जैव नियंत्रण पे बच्चों बात कर लेते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं प्लांट की इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज जो है, कीट व पीड़क रोग जो हैं, इन कीट व पीड़क रोगों की
रोकथाम के लिए सूक्ष्म जीवों को प्रयुक्त किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए सूक्ष्म जीवों को जब इसमें प्रयुक्त किया जाएगा तो बहुत सीधे तौर पर आप ये कह दीजिए ये अपने आप में ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड कंट्रोल है। ठीक है, मैं कह सकता हूं जीव आधारित नियंत्रण है, जीव आधारित नियंत्रण प्रक्रिया है, जीव आधारित नियंत्रण प्रक्रिया बच्चों ये होगी। ठीक है, अब इस जीव आधारित नियंत्रण प्रक्रिया के कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं, जैसे इंसेक्ट और जो पेस्ट डिजीज कोज करते हैं। ये इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज कोज करते हैं, मैंने कहा है कीट और पीड़क ये डिजीज कोज करते हैं प्लांट्स में। ये क्यों बढ़ती जा रही हैं? आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज जो हैं, खेती की जो तकनीक और विधियां हैं, ठीक है, उनमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आप इंसेक्ट्स को और पेस्ट को, कीटों और पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए, उनको मारने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं। इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करने से आप ये कह सकते हैं यहां टॉक्सिसिटी बढ़ती है, टॉक्सिसिटी, या फिर आप कह सकते हैं जो विषैले प्रभाव है या विषैलापन जो है, ये विषैलापन यहां बढ़ता है, ये हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? इनके विषैले प्रभाव को कम किया जाए, इनके विषैले प्रभाव को क्या किया जाए? कम किया जाए। और विषैले प्रभाव को कम करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बायो कंट्रोल मेथड जो है वो काम में लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, सबसे पहले लेडी बर्ड, देखिए ये जो है वो एक तरीके से इंसेक्ट होता है, रेड बीटल है ये, भृंग बीटल कैसा, रेड एंड ब्लैक स्पॉट वाला देखा होगा आपने। ठीक है, बीटल विद रेड एंड ब्लैक स्पॉट, ये क्या करता है? कंट्रोल एफिड्स, जो एफिड्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो जो लेडी बर्ड है वो यहां एग्जैक्टली बायो कंट्रोलिंग एजेंट हुआ, यूजफुल इन द कंट्रोलिंग ऑफ एफिड्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड, ड्रैगन फ्लाइज। देखिए स्टूडेंट्स, ड्रैगन फ्लाइज जो हैं इनको आप कह सकते हैं मॉस्किटो या मच्छरों के नियंत्रण में उपयोगी। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये देखिए बैक्टीरिया है, और आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है इससे बीटी कॉटन प्राप्त किया गया। ये जो बीटी कॉटन है ये पारजीनी पादप है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, और जो ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी कॉटन है, इस ट्रांसजेनिक प्लांट से बेनिफिट क्या है? प्रोडक्शन यील्ड या उत्पादन लब्धि तो कम नहीं होती है। आप ये कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहां कि जो कैटरपिलर स्टेज में इंसेक्ट्स इसको हार्म करते हैं उस हार्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, उस लॉस को यहां प्रिवेंट किया जा सकता है। कैटरपिलर जो हैं इनके लिए ये क्या देता है? रेजिस्टेंस। आप आगे बढ़ेंगे, बॉल वॉर्म जो कॉटन या कपास में है। तो एक तरीके से जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया यहां हुआ वो बैक्टीरिया माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है, सूक्ष्म जीवीय जैव नियंत्रक कारक के रूप में वो स्थापित यहां हो गया है। फंगस एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा। देखिए ये जो फंजाई है ये भी विभिन्न प्रकार के कीटों और पीड़कों के रोग के प्रति रोग
प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, या ट्राइकोडर्मा जो है वो ऐसा करता है। एक बैक्यूलो वायरस आप कहेंगे, बैक्यूलो वायरसेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो बैक्यूलो वायरसेज हैं ये भी इस तरीके से डिजीज कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोड्स जो हैं, इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोड्स हैं, इनके अगेंस्ट ये अपनी एक्टिविटी करते हैं, मतलब इनको पादपों में हानि या नुकसान नहीं करने देते। तो ये आपके पास बायो कंट्रोल एजेंट हुए। तो देखिए बायो फर्टिलाइजर्स ये आपके पास अब हैं जैव उर्वरक। तो माइक्रोब्स जो हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जैव उर्वरक का काम क्या है? तो आप ये कहेंगे कि जो जैव उर्वरक हैं वो एक तरीके से क्रॉप प्लांट्स या फसली पादपों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम आते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या काम में लेते हैं? माइक्रोब्स या फिर आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म्स। और ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्यों काम में लिए जाते हैं? आप ये कह सकते हैं यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, यूज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस जो हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, ऑप्टिमम या अनुकूलतम पोषण फसली पादपों को देने के लिए या उनकी आपूर्ति करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। देखिए इससे पहले आपने कहा जो केमिकल्स हैं जैसे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं, इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ा, इनका बच्चों यूज बढ़ा, तो इनका यूज बढ़ने से वहां टॉक्सिसिटी या विषैलापन बढ़ रहा है। तो ये सब कम किया जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स दिए जा सकते हैं, जैव उर्वरक दिए जा सकते हैं, और उन जैव उर्वरकों को काम में लेते हुए हम जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या कृषि उत्पादों की उत्पादकता को भी मेंटेन कर सकते हैं, और उत्पादकता के साथ साथ आप कह सकते हैं उनकी गुणवत्ता को भी मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि यहां ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या अनुकूलतम पोषण बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरकों द्वारा दिया जा सकता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके पास, जैसे बैक्टीरिया कहां यूज किया जाता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, देखो राइजोबियम आपके पास एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं राइजोबियम, और जो राइजोबियम है ये आपको पता है लेग्यूम पादपों में, लेग्यूम पादपों में N2 स्त्रीकारी है, N2 स्त्रीकारी है, N2 फिक्सर है, N2 फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है, क्योंकि ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, इसको प्लांट यूज नहीं करते, तो यूज नहीं कर पाते, तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सॉल्ट्स, नाइट्रोजेनस सॉल्ट्स और आप कहेंगे कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमिनो एसिड्स, एमाइड्स, ये सब आप फिजियोलॉजी में डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके पास रहा राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके अलावा देखो एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बच्चों, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ये सब N2 फिक्सर्स हैं। तो एक तरीके से बैक्टीरिया का या सूक्ष्म जीव का अपना रोल या अपनी भूमिका है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में। दूसरा फंजाई अगर हम डिस्कस करें तो फंजाई के केस में देखो, कवक के केस में आपको बहुत बेहतर एग्जाम्पल मिलेगा कवक मूल, माइकोराइजा। अभी जो माइकोराइजल एसोसिएशन है या कवक मूल है, इसमें क्या होगा? आप कह रहे हैं माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है? रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, उच्च श्रेणी के पादपों की मूलें, और उनके साथ साथ एसोसिएशन किसका है? फंजाई का। तो यहां ये फंजाई कवक मूल के रूप में उपस्थित होकर क्या इनको
प्लांट्स को बेनिफिट दे रहा है, तो आप ये कहेंगे ये जो फंजाई है वो पोषण पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। यहां आप लिख सकते हैं अवशोषण व अवशोषण हेतु सतही क्षेत्र बढ़ाता है। अवशोषण हेतु सतही क्षेत्र ये बढ़ाता है। ऊपर की तरफ एरो लगा दिया है मैंने, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या बढ़ा रहा है, क्या कंफर्म कर रहा है, पोषण की उपलब्धता। पोषण उपलब्धता जो है वो इन पादपों के लिए पोषकों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। तो प्लांट को बेनिफिट हुआ। किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ भी मैक्सिमम जो है वो आप ये जानते हैं सॉइल से नाइट्रेट और जो फॉस्फेट फॉर्म्स हैं वो प्लांट को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी आप पढ़ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु, बीजीए आप पढ़ते हैं। और इसमें देखो बच्चों आपके पास 2-3 एग्जाम्पल हैं बहुत परफेक्ट। एक आप कह सकते हैं एनाबीना, एनाबीना। दूसरा आप कह सकते हैं नॉस्टॉक। थर्ड आप कह सकते हैं ऑसिलिटोरिया। तो ये सारे बीजीए हैं। अब ये बीजीए करते क्या हैं, तो आप कहेंगे ये जो बीजीए हैं वो N2 फिक्सर्स हैं। ये सब बीजीए N2 फिक्सर्स हैं। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, प्लांट के लिए नाइट्रोजन पोषक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। और इसका देखो एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, कोरोलॉइड रूट्स। जो कोरोलॉइड रूट्स हैं, प्रवाल मूल, और ये जो कोरोलॉइड रूट्स हैं वो आप कह सकते हैं साइकस। और साइकस के साथ बच्चों एनाबीना साइकेडी का एसोसिएशन होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एनाबीना साइकेडी। एनाबीना जो जीनस है उसका साइकेडी स्पीसीज का बीजीए यहां साइकस के साथ एसोसिएशन करके प्रवाल मूल बनाता है। और यहां प्रवाल मूल से फायदा क्या हुआ, N2 फिक्सेशन प्लांट में हुआ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ। तो इस तरीके से ये प्लांट को बेनिफिट हुआ। क्लियर। तो देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में के चैप्टर में आज आपने जो है वो बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा, इसके अलावा बायो कंट्रोल पढ़ा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल डिस्कस किया है, और लास्ट में बायो फर्टिलाइजर्स डिस्कस किया है। ये आपका एप्लीकेशन बॉटनी का जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट है, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्लांट ब्रीडिंग इससे पहले आपने कंप्लीट कर लिया था।